तो गाइस, एक बात पहले ही साफ कर दूं, अगर आप नई नई डरावनी कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज जो मैं सुनाने वाला हूं वो रेलवे की ड्यूटी के दौरान घटा एक ऐसा सच है जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी लगे कि कुछ सरकारी क्वार्टर हमेशा के लिए खाली क्यों छोड़ दिए जाते हैं। तो बात है 1978 की पुरुलिया स्टेशन। भले छोटा हो, लेकिन इसकी रातें बहुत बड़ी कहानियां छुपाए बैठी थीं। दिन में यहां ट्रेन की आवाज, चाय वालों की पुकार और पटरियों पर दौड़ते बच्चों की किलकारियां, सब कुछ एकदम जिंदा लगता था। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता, पूरा इलाका ऐसे चुप हो जाता जैसे किसी ने आवाज का गला घोंट दिया हो। स्टेशन के पीछे की तरफ एक पुरानी गली थी, लोहे की काली फेंसिंग के पार, जहां सरकारी क्वार्टर्स एक सी लाइन में बने थे। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य दिखती, औरतें बालकनी में कपड़े सुखाती, बच्चे गली में खेलते। लेकिन रात पड़ते ही यह गली बदल जाती। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों की कुंडियां चढ़ा देते और बाहर निकलना तो दूर, पर्दे तक हटाकर झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता। इसी लाइन में था क्वार्टर नंबर 46, सालों से खाली, इतना खाली कि उसमें रहती सिर्फ खामोशी भी डराने लगती थी। क्वार्टर की खिड़कियों पर जंग लगी सलाखें थीं, जिन पर मकड़ी के जाले मोटे धागों की तरह लटक रहे थे। दीवारों पर सीलन की काली परत, जैसे किसी ने धुआं मल दिया हो, और दरवाजा जो हमेशा बंद रहता लेकिन कभी कभी बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल जाता। क्वार्टर के सामने खड़ा था एक बूढ़ा सा नीम का पेड़, टेढ़ा, मानो अपनी टहनियां नीचे झुकाकर उस घर के कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। रात के वक्त जब पत्तियां सरसराती तो लगता जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में बात कर रहे हो। एक शाम स्टेशन पर एक नया क्लर्क आया। सामान के साथ उसकी पत्नी और छोटा बेटा भी थे। तीनों थके हुए लेकिन नए घर के ख्याल से थोड़ा उत्साहित। क्वार्टर मिलने की बात हुई तो पता चला बाकी सारे भर चुके हैं, बस एक ही खाली है, नंबर 46। स्टेशन मास्टर ने कागज पर ठप्पा लगाते हुए कहा, आपको तो नजदीक में ही घर मिल गया, स्टेशन से पैदल 5 मिनट। क्लर्क ने सोचा, अच्छा है, पास में स्टेशन भी है, काम में भी आसानी रहेगी, रह लेंगे। शाम का आसमान लाल सा था जब वो तीनों अपने नए क्वार्टर की तरफ बढ़े। गली में हल्की धुंध थी और हवा में पके नीम के कड़वेपन की गंध घुली हुई थी। क्वार्टर के सामने पहुंचते ही उनकी नजर पड़ी। बरामदे में एक पुरानी टूटी कुर्सी पड़ी थी, जिसकी एक टांग आधी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने गुस्से में पटक दी हो। खिड़कियों की ओर झुकी हुई लोहे की ग्रिल इतनी टेढ़ी थी कि लगता था जैसे किसी ने भीतर घुसने की कोशिश की हो या फिर भीतर से बाहर निकलने की। तब क्लर्क ने हंसकर बात टाल दी और बोला, बस थोड़ा मरम्मत कर देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराया। वो हवा अजीब थी, सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि भारी सी, जैसे किसी ने उसमें पुरानी सड़ी हुई मिट्टी की महक मिला दी हो। तभी पत्नी ने क्लर्क से धीरे से कहा, यह घर थोड़ा अजीब लग रहा है। क्लर्क ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम भी ना, नए घर में पुरानी गंध होना सामान्य है। शाम ढल रही थी और घर में शिफ्टिंग का सामान इधर उधर रखा जा रहा था। तभी गली से एक धीमी चाल से चलता, झुकी पीठ वाला बूढ़ा आदमी आया। बाबुलदा, स्टेशन का सबसे पुराना चौकीदार। उसके चेहरे पर सालों का धूप बारिश का असर था और आंखें जैसे हमेशा कुछ सोचती रहती हों। वो बरामदे में खड़ा होकर कुछ देर तक बिना बोले तीनों को देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और क्लर्क के पास आकर एक अजीब सी गंभीर आवाज में बोला, साहब, रात में जल्दी सो जाना। और तभी उसने एक पल के लिए चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बाथरूम का दरवाजा बंद रखना, हर हाल में। अब पत्नी और क्लर्क दोनों ने ही हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। तभी क्लर्क ने पूछा, क्यों, कोई वजह? बाबुलदा ने बिना जवाब दिए बस गर्दन झुका ली और धीमे कदमों से बाहर चला गया। उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो वहां ज्यादा देर रुकना ही नहीं चाहता। क्लर्क ने मन ही मन सोचा, शायद चोर उचक्कों का डर होगा। लेकिन पत्नी ने बाबुलदा को जाते हुए देखा और महसूस किया, वो जाते जाते एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। पहले 2 दिन उस छोटे से रेलवे क्वार्टर में सब कुछ सामान्य था। शाम को दूर से आती ट्रेन की सीटी, ट्रैक पर पहियों की लोहे से टकराने की ताल और फिर प्लेटफॉर्म से आती हल्की हल्की चाय की खुशबू। क्लर्क अपने काम में व्यस्त रहता,
पत्नी रसोई में खटपट करती और उनका छोटा बेटा आंगन में रखे पुराने लोहे के खिलौनों से खेलता रहता। वो जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन स्टेशन करीब होने की वजह से उन्हें लगा ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। करीब 2 बजे, जब बाहर सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती हवा की हल्की सी सरसराहट थी, अचानक दरवाजे पर टुक 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 3 धीमी लेकिन साफ दस्तक हुई। क्लर्क ने करवट बदली, सोचा शायद हवा के थपेड़े से लकड़ी हिली होगी, पर फिर वही दस्तक, इस बार जरा और तेज। वो बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला। बाहर वही ठंडी रात, बिल्कुल सन्नाटा, एक इंसान नहीं। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो, लेकिन आसमान साफ था। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके मुड़ा, उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी। वो बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि बाथरूम की तरफ खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें फटी हुई और होंठ कांप रहे थे। धीरे से उसने फुसफुसाया, अंदर कोई खड़ा है। क्लर्क के कानों में ये शब्द जैसे गूंज गए। उसने बाथरूम की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की पीली रोशनी झर रही थी। और फिर उसने देखा, पीली रोशनी के बीच एक औरत की परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी, भीगे हुए बाल जिनसे पानी की बूंदें फर्श पर टपक रही थी। वो बिल्कुल चुप थी और उसका चेहरा धुंधला, जैसे धुएं के पीछे छिपा हो। बस उसकी आंखें साफ दिख रही थी, बिल्कुल खाली, बिन पुतलियों के, जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। क्लर्क ने अपने डर को दबाकर एक कदम आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, वो परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर अचानक से दीवार में ऐसे समा गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। उस रात के बाद माहौल जैसे बदल गया था। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, घर के कोनों में एक अनजानी ठंडक भर जाती। रात होते होते अजीब चीजें होने लगती। कभी बाथरूम से दबे सिसकते रोने की आवाज आती, इतनी हल्की कि लगे शायद कोई सपना देख रहा हो, लेकिन जब ध्यान से सुना जाए तो साफ महसूस हो कि ये किसी औरत की रोने की आवाज है। टूटी फूटी, सांसों में घुली हुई। रसोई में रखे बर्तन अचानक खनकते, कभी धीमे जैसे किसी ने हल्के से छुआ हो, और कभी इतनी जोर से कि लगता मानो किसी ने पूरी ताकत से फेंका हो। लेकिन हर बार जाकर देखने पर सब कुछ अपनी जगह पर सजा हुआ मिलता, जैसे किसी ने शरारत करके सब ठीक भी कर दिया हो। सबसे डरावना तो बरामदे का मंजर था। सुबह होते ही जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखते, जैसे कोई पानी में भीगकर अभी अभी चला हो। ये निशान बरामदे से शुरू होकर घर के अंदर जाते थे, पर अजीब बात यह थी कि वापस आने के कोई निशान नहीं होते थे, मानो जो भी अंदर गया फिर कभी बाहर निकला ही नहीं। एक शाम जब क्लर्क की पत्नी कपड़े सुखा रही थी, तभी उनका छोटा बेटा अंदर आया। उसकी आंखों में उत्साह था, जैसे किसी ने उसे कोई मजेदार खेल खेलने को बुलाया हो। उसने मासूमियत से कहा, माँ, वो आंटी मुझे खेलने बुला रही थी। पत्नी का हाथ थम गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन आंटी? बेटे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो जिनके बाल गीले थे। यह सुनते ही पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वो जानती थी इस मोहल्ले में और इस क्वार्टर में ऐसी कोई आंटी रहती ही नहीं थी। फिर एक शाम बरामदे में हल्की हल्की अंधेरी उतर रही थी। आसमान में बादल ठहरे हुए थे, जैसे कुछ कहने से पहले रुक गए हों। पत्नी रसोई में थी, बच्चा सोफे पर खेल रहा था, और तभी दरवाजे पर थक थक की आवाज आई। दरवाजा खोला तो सामने बाबुलदा खड़े थे, स्टेशन के पुराने चौकीदार। उनके चेहरे की झुर्रियां गहरी थीं, आंखों में अनकहा डर बसा था। हाथ में जलती हुई लालटेन थी, जिसकी रोशनी उनके चेहरे पर लंबी परछायां बना रही थी। उन्होंने धीमे आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन ये बातें दिन में नहीं कही जाती। पत्नी ने घबराकर सोते बच्चे की तरफ देखा, फिर बाबुलदा को अंदर बुला लिया। वो कुर्सी पर बैठे गहरी सांस ली और कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई, मानो दीवारें भी उनकी बात सुनने को तैयार हो गई हों। बाबुलदा ने कहना शुरू किया, सालों पहले यहां स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी रहते थे। देखने में तो सब ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बीच खटास बढ़ रही थी। कहते हैं पत्नी को शक था कि स्टेशन मास्टर का किसी और औरत के साथ चक्कर है। फिर एक रात देर तक उसका पति घर नहीं लौटा। तब वो अकेली मन से टूट चुकी थी। फिर वो बरामदे से उतरकर पुराने कुएं तक गई और बिना कुछ सोचे समझे
पानी में कूद गई। कमरे में जैसे सन्नाटा घुलकर जम गया था। लालटेन की पीली झिलमिल रोशनी धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे उसने भी वो कहानी सुन ली हो। शायद हवा से नहीं, बल्कि उस कहानी के वजन से। बाबुलदा आगे झुके फुसफुसाते हुए बोले, 3 दिन तक उसकी लाश कुएं के पानी में तैरती रही, बाल भीगे हुए, आंखें खाली, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। अब क्लर्क के पत्नी की सांसें तेज हो गईं। बच्चा अब तक सोफे पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बरामदे की ओर थीं। बाबुलदा ने आखिरी बात कहने से पहले दरवाजे की तरफ देखा, मानो कोई सुन रहा हो। और तब से जो भी इस घर में आता है, वो औरत उसे जरूर दिखती है, और कभी कभी अपने साथ ले भी जाती है। अगली रात करीब 3 बजे बाहर का माहौल अजीब था। स्टेशन की तरफ से आती दूर की सीटी और हवा में घुली नमी घर के अंदर एक अनजानी बेचैनी फैला रही थी। पत्नी अचानक करवट बदलकर जागी। कानों में किच-किच जैसी हल्की सी आवाज पड़ी, जैसे कोई दरवाजे का पुरानी कुंडी धीरे धीरे खुल रही हो। उसने आंखें मिचमिचाईं और देखा बाथरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। कोई उसे धकेल नहीं रहा था, लेकिन उसकी चर्र चर्र की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी, पर यह और भी अजीब था, क्योंकि घर की टंकी तो पिछले दिन ही खाली हो चुकी थी। ये पानी कहीं और से आ रहा था। वो डरते डरते बाथरूम के पास गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की सी धुंध तैर रही थी, और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे नल के नीचे जाकर खत्म हो जाते थे। फिर उसने उसे देखा। वो औरत इस बार धुंधली नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। चेहरा फूला हुआ, जैसे पानी में लंबे समय तक डूबा रहा हो। त्वचा पर नीला सा रंग, आंखें आधी खुली, और होठों से लगातार पानी टपक रहा था, जो फर्श पर गिरकर छोटे छोटे गड्ढे बना रहा था। पत्नी का गला सूख गया, पैर जमीन में धंस गए। तब उस औरत ने एक पल के लिए सिर टेढ़ा किया, जैसे पहचान रही हो। फिर एक भयानक मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। उसने धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, चलो, मेरा तो पति आ गया है। तभी क्लर्क अपनी ड्यूटी से लौटकर घर पहुंचा था। रात की ठंडी हवा में स्टेशन का सन्नाटा उसके पीछे पीछे चला आया था। जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, उसकी नजर सीधे बाथरूम की तरफ गई। पत्नी को कोने में जमे देखा, चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई, और बाथरूम के दरवाजे के पीछे वो खड़ी थी। एक पल को क्लर्क का खून जैसे जम गया, लेकिन डरने का समय नहीं था। उसने पूरी ताकत से बाथरूम का दरवाजा धक्का मारकर बंद किया। धड़ाम की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। फिर बिना एक शब्द कहे उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बेटे को गोद में उठाया और तेजी से बरामदे की तरफ भागा। बाहर की हवा तेज थी, लेकिन अंदर की ठंडक और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पीछे से बाथरूम का दरवाजा ठक ठक कर रहा था, मानो कोई जोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तब उन्होंने घर का ताला लगाने की भी हिम्मत नहीं की। अंधेरे में बस भागते भागते क्वार्टर का गेट पार किया और स्टेशन की तरफ निकल गए। उस रात उन्होंने प्लेटफॉर्म के किनारे रखी बेंच पर बाकी घंटे काटे। पत्नी बेटे को सीने से लगाए बैठी थी, और क्लर्क बार बार क्वार्टर नंबर 46 की ओर देख रहा था, जहां बरामदे की खिड़की से अब भी गीली परछाई हिलती डुलती नजर आ रही थी। अगले दिन जैसे ही दफ्तर खुला, उसने रेलवे को एक चिट्ठी लिखी। क्वार्टर नंबर 46 रहने लायक नहीं, वहां पर कुछ तो अजीब है। लेकिन उस चिट्ठी के आखिर में उसने एक लाइन और लिखी, जो भी वहां रहेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। आज भी वो क्वार्टर नंबर 46 खाली पड़ा है। ताले जंग खा चुके हैं, खिड़कियों के शीशे धूल और मकड़ी के जालों से ढक गए हैं। लेकिन कहते हैं, बरसात की रातों में जब हवा के साथ बारिश की बूंदें प्लेटफॉर्म के टिन शेड पर टकराती है, तो अगर आप स्टेशन के पीछे वाले रास्ते से गुजरे तो बरामदे में रखी वो टूटी कुर्सी धीरे धीरे चर्रर चर्रर की आवाज करते हुए हिलती हुई नजर आती है। और जमीन पर हमेशा की तरह गीले पैरों के निशान बने होते हैं, जो सीधा दरवाजे तक जाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी ये नहीं देखा कि वो वापस कब और कैसे जाते हैं। तो गाइस, आज की कहानी का एंड यही करते हैं। और हाँ, ऐसी ही असली डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।